थी, क्या प्रॉपर प्लान था चौसर का, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो लेट्स बिगिन. सो व्हाट इज़ एक्चुअली कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स क्या था? कुछ पिलग्रिम्स जो थे वो एक इन में मिले. इन मतलब रेस्टोरेंट में. तो उस रेस्टोरेंट में मिलने के बाद उन सबको पता चलता है कि उनकी डेस्टिनेशन जो है वो सेम है. तो उस रेस्टोरेंट के जो होस्ट हैं, जिनका नाम है हैरी बेली, उनके साथ मिलके वो सब डिसाइड करते हैं कि अब वो ये जो जर्नी है उस पिलग्रिमेज तक जाने के लिए, जो कि था कैंटरबरी, वहाँ पे जाने के लिए अपनी जर्नी वो लोग साथ में चलेंगे. तो नेक्स्ट डे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे और एक साथ कैंटरबरी के लिए निकलेंगे. तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज़. अब निकलने से पहले जो हैरी बेली हैं, वहाँ के होस्ट हैं, वो सब पिलग्रिम्स को कहते हैं कि वो जाते टाइम 2 स्टोरीज सुनाएंगे और पिलग्रिमेज से आते टाइम भी 2 स्टोरीज सुनाएंगे. बट समहाउ ये वर्क पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो देर आर जस्ट 24 स्टोरीज दैट आर अवेलेबल. इट इज़ रिटन इन मिडल इंग्लिश. अब चौसर ने इस वर्क को लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ की? दैट वॉज मिडल इंग्लिश. अब चौसर ने ये वर्क ऐसे टाइम पर लिखा था जब फ्रेंच और लेटिन और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस एक साथ चल रही थी. और वर्क्स जो थे वो लोग कोई फ्रेंच में लिखता था, कोई लेटिन में लिखता था. बट इन ऑर्डर टू गिव प्रेफरेंस टू इंग्लिश, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग, जो कॉमन मैन थे, जिस लैंग्वेज को जानते थे, तो उसे प्रेफरेंस देने के लिए चौसर ने इंग्लिश का यूज़ किया. अब फ्रेंच जो थी वो लैंग्वेज थी कोर्ट की, किंग वगैरह सब फ्रेंच यूज़ करते थे. लेटिन जो थी वो चर्च की लैंग्वेज थी. बट इंग्लिश जो थी दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. और उस टाइम पर जो इंग्लिश थी दैट वाज अ बिट डिफरेंट इंग्लिश दैन दैट इज़ राइट नाउ. जो हमारे टाइम पर इंग्लिश है उससे डिफरेंट थी. सो चौसर ने क्या किया, अब उस इंग्लिश में लिखने से क्या हुआ, हमें आज भी जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आ जाती है. सो चौसर का जो वर्क था दैट वाज मेनली सेंटर्ड ऑन कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज़. और उनकी स्टोरी से उनकी थिंकिंग पता चलती थी, उस टाइम की सिचुएशन पता चलती थी. तो ये पढ़ के स्कॉलर्स को और स्टूडेंट्स को पता चला कि उस टाइम पे किस तरह से लोग रहते थे, उनकी सोच क्या थी, वो किस तरह से लिखते थे और पढ़ते थे, एंड ऑल दीज थिंग्स. सो इट वॉज रिटन बिटवीन 1387 एंड 1400. और ये पब्लिश कब हुआ? इन 1400 एट द टाइम ऑफ चौसर्स डेथ. उसके बाद ये पब्लिश हुआ, इसीलिए ये वर्क इनकम्प्लीट भी रह गया था. It was an important work because Chaucer wrote it in English and not in French. It was one of the first major works in literature written in English. अब ये बहुत important work माना जाता है in English literature. And why is it so? Because ये पहला ऐसा work है जो इतना बड़ा था and more specifically ये English में लिखा गया था. Most of the tales are written in वर्स. ज़्यादातर टेल्स वर्स में लिखी गई है. अब यूजुअली ये कन्फ्यूजन रहती है कि कैंटरबरी टेल है क्या एक्चुअली में. इज़ इट अ पोएम, इज़ इट अ नॉवल और इज़ इट अ फिक्शन? अब इन ऑर्डर टू पोर्ट्रे द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, चौसर ने डिफरेंट जॉनर्स को अडॉप्ट किया. अब सबकी स्टोरी बताने के लिए चौसर ने सिर्फ एक जॉनर नहीं चूज़ किया, लाइक पोइट्री. ही वॉज चूजिंग ईच एंड एवरी जॉनर. उन्होंने पोइट्री भी लिखी है इसमें, प्रोज भी लिखा है और फिक्शन भी लिखी है. तो थोड़ा मेनली ये सब जो है ये पोइट्री फॉर्म में है, बट कुछ चीज़ें उन्होंने प्रोज फॉर्म में भी लिखी है. तो सबसे पहले जो प्लान हुआ था वो था कि हर एक पिलग्रिम जो है वो जाते टाइम भी 2 स्टोरीज सुनाएगा और आते टाइम भी 2 स्टोरीज सुनाएगा. और टोटल कितने पिलग्रिम्स थे? देयर वर 29 पिलग्रिम्स इन टोटल. अब जिसने जज करना था इन सब स्टोरीज़ को और बताना था कि सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी होगी, वो थे होस्ट. और उसके साथ साथ हमारे नरेटर कौन है? वो है चौसर. तो टोटल थे 29 पिलग्रिम्स और चौसर जो थे नरेटर और होस्ट को मिलाकर टोटल जितने लोग जा रहे हैं श्राइन पे वो हैं 31.
तो अगर इन केस क्वेश्चन आए हमें पेपर में कि कितने पिलग्रिम्स थे, तो हम 29 प्लस इन दोनों को भी ऐड करके बताएंगे कि देयर वर 31 पिलग्रिम्स इन टोटल। और उसके बाद जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द जनरल प्रोलॉग। अब जनरल प्रोलॉग में क्या है, उसमें इंट्रोडक्शन दी गई है सब कैरेक्टर्स के बारे में और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किस टाइप का उनका ड्रेसअप था, ताकि पता चल जाए स्टोरीज हमें कि एक्चुअली इस सिचुएशन में क्या हुआ था। सो चौसर वांटेड कि हमें एक एक चीज़ जो भी उस पिलग्रिमेज पे हुई उन कैरेक्टर्स के साथ, उन कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चले। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में एक जनरल प्रोलॉग दिया टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन डिटेल। तो इससे हमें क्या लगता है, बीइंग ऑडियंस, हमें कभी कभी ऐसा फील होने लगता है दैट वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद दोज पिलग्रिम्स। जिस तरह से चौसर ने उन्हें पोर्ट्रे किया है, स्टोरीज बताई है, कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, वी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद दोज पिलग्रिम्स। सो जिस तरह से ये प्लान था पूरा कि 2 टेल्स जाते हुए और 2 टेल्स आते हुए, तो टोटल अगर हम 31 पिलग्रिम्स की टेल्स बनाते, एक्सक्लूडिंग अगर होस्ट करें 30 पिलग्रिम्स की अगर टेल्स बनाते, तो हमारे पास 120 टेल्स होनी थी। But since the work is incomplete, so Chaucer was just able to publish like 24 tales. Thus there was a plan of 120 tales, but out of which only 24 got written. चौसर की डेथ तक सिर्फ 24 टेल्स जो थी वो लिखी गई थी। अब जो जज थे इन सब स्टोरीज़ के, जो कि थे हमारे होस्ट हैरी बेली, उनका ये डिसीजन था कि वो डिसाइड करेंगे कि बेस्ट टेल कौन सी है। एंड आफ्टर डिसाइडिंग द बेस्ट टेल, जो भी जीतेगा ही वुड बी गिवन अ फ्री डिनर ऑन अराइविंग बैक एट हिज टेवर्न। अब होस्ट की तरफ से उन्हें एक फ्री डिनर मिलेगा वापस जब पहुंचने पे, जब वो पिलग्रिमेज अटेंड करके वापस पहुंचेंगे तो द विनर वुड गेट अ फ्री डिनर। The Decameron by Giovanni Boccaccio is considered to be the source for the work. अब चौसर की कैंटरबरी टेल से पहले कोई ऐसा वर्क नहीं था जिसमें कि इतनी स्टोरीज थी चौसर के पीरियड में। बट ये देखा गया कि सिंस चौसर के ऊपर एक इटालियन इन्फ्लुएंस था, वो बोकेशो से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। सो इट इज़ कंसिडर्ड कि उन्होंने उनकी डेकामेरॉन को एक सोर्स कंसिडर किया है अपनी कैंटरबरी टेल्स के लिए। सिंस डेकामेरॉन में क्या हुआ था, कुछ लोग जो थे इटली में ब्लैक डेथ के आने के बाद एक डिफरेंट जगह पे जाके रहने लगे, और वहाँ पे रोज़ शाम को ऑल ऑफ देम यूज्ड टू गैदर और वो एक एक स्टोरी सुनाते थे, और ऐसा 10 दिन तक चलता रहा। सो इसी तरह से डेकामेरॉन में भी कुछ 100 स्टोरीज़ हैं। सो सिमिलरली ऐसा माना गया है कि चौसर ने डेकामेरॉन को एक सोर्स कंसिडर किया है फॉर राइटिंग हिज कैंटरबरी टेल्स। द मीटर एम्प्लॉयड इज़ ऑलमोस्ट सेम। अब मीटर जो चौसर ने यूज़ किया है वो ऑलमोस्ट सब स्टोरीज़ में, सब टेल्स में सेम है। दैट इज़ अ डेकासिलेबिक लाइन। डेकासिलेबल लाइन क्या होती है, एक लाइन जिसमें कि डेका मीन्स 10 सिलेबल्स होते हैं। और ये जो मीटर है उन्होंने फ्रेंच और इटालियन फॉर्म से कॉपी किया है, सिंस चौसर के ऊपर फ्रेंच और इटालियन फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो ही हैज़ कॉपीड द सेम मीटर इन दिस पोएम। डेकासिलेबल लाइन विद राइडिंग राइम। अब डेकासिलेबल का ही दूसरा नाम राइडिंग राइम भी होता है, एंड सिशोरा इन मिडल ऑफ अ लाइन। सिशोरा क्या होता है, एज वी हैड स्टडीड, पॉज, एक नेचुरल पॉज आ जाता है लाइन्स के बीच में। दिस वॉज ऑल्सो देयर इन द पोएम्स। नाउ दे से दैट 4 टेल्स, दैट इज़ मैन ऑफ लॉ की टेल, सेकेंड नन की टेल, प्रायरिस की टेल एंड क्लर्क की टेल, दे ऑल यूज्ड राइम रॉयल। बाकी सबका मीटर सेम था, बस चौसर की जो टेल थी उनका नाम था सर थॉपस, एंड और जो चौसर की सेकेंड टेल थी उनका मीटर डिफरेंट था। और बाकी जो 4 टेल्स थी, मैन ऑफ लॉ, सेकेंड नन, प्रायरिस एंड क्लर्क्स टेल, दीज 4 टेल्स यूज द राइम रॉयल। अब राइम रॉयल क्या था, दिस वॉज
अ मीटर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चॉसर ओनली, जिसमें कि 7 लाइन स्टैंजाज थे और इसकी राइम स्कीम थी ए बी बी सी सी। अब राइम स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 2-3 बार आपको राइम रॉयल की राइम स्कीम बता दी है, सो कीप इट इन माइंड। सिंस अब चौसर का जो वर्क है इट इज़ बेसिकली रिलीजियस, अब सब पिलग्रिम्स जो है वो मिल के जा भी एक रिलीजियस प्लेस पे रहे हैं, सो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी टेल्स में भी कहीं ना कहीं रिलीजियस एक नेचर दिखता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि लोगों के डाइवर्स व्यूज़ थे चर्च की तरफ। सिंस चौसर के टाइम पे रेनेसा आना शुरू हो गया था, देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, लोगों को चर्च के ऊपर से उठ के उनका व्यू पॉइंट चेंज हो रहा था एंड दे वर मूविंग टूवर्ड्स ह्यूमैनिज्म। सो हर एक का डिफरेंट व्यू था, कुछ अभी भी चर्च की पावर में बिलीव करते थे एंड कुछ लोग नहीं करते थे। सो ये भी पता चलता है चौसर की स्टोरीज़ के थ्रू। अब भी जो कैरेक्टर्स थे, जितने भी पिलग्रिम्स थे, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। दोज हु प्रे, क्लर्जी सेक्शन थी, लाइक देयर वाज पार्सन। देन दोज हु फाइट, द नोबिलिटी, नोबिलिटी में हमारे पास किंग थे, स्क्वायर थे। देन दोज हु वर्क, द कॉमनर्स एंड पीजेंट्स। अब इसमें पीसेंट्स आगे, कॉमन मैन जो थे लाइक समनर और ये सब कैरेक्टर्स जो थे वो आ गए हमारे कॉमनर्स और पीसेंट क्लास में। देन द जनरल प्रोलॉग कंप्राइजेज ऑफ 858 लाइन्स। प्रोलॉग में टोटल 858 लाइन्स थी एंड पूरी जो पोएम थी वो अराउंड 17,000 लाइन्स में थी। ऑल द कैरेक्टर्स मीट इनिशियली एट द टबार्ड इन एट साउथवार्क। अब सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो किस इन में मिलते हैं, इनका नाम है टबार्ड इन और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इन साउथवार्क। उसके बाद दे वुड बी लीविंग फॉर विजिटिंग द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट। कहाँ जाने वाले हैं सब मिलके नेक्स्ट डे, श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट एट द कैंटरबरी कैथेड्रल। अब ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, प्रोलॉग में, एंड देन उनकी स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सो द कैरेक्टर्स आर नरेटर जो थे हमारे चौसर, होस्ट जिनका नाम था हैरी बेली, नाइट स्क्वायर, नाइट्स ह्यूमन, प्रायरेस, सेकंड नन, नन्स, प्रीस्ट, मॉन्क, मर्चेंट, क्लर्क, मैन ऑफ लॉ, फ्रैंकलिन। सो आप इन सब की एक लिस्ट बना सकते हैं, यू कैन जस्ट कॉपी देम, देन आफ्टर दैट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स साथ साथ में लिख सकते हैं। 5 क्राफ्ट वर्कर्स, कुक, शिपमैन, फिजिशियन, वाइफ ऑफ बाथ, पार्सन, प्लोमैन, मिलर, रीव, समनर, पार्डनर, कैनन एंड कैनन ज़ियोमैन। और ये सब मिलाकर टोटल 31 कैरेक्टर्स जो हैं हमारे बनते हैं।